ऑर्गेनिक पोर्शन से हैं। ये जिन रीजनिंग क्वेश्चंस की आज हम बात करने जा रहे हैं, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एचपी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रीजनिंग क्वेश्चंस हैं। तो आइए शुरू करते हैं। Alcohols are less acidic than water. Alcohols are less acidic than water. जरा आप देखें एल्कोहल्स हैं क्या? ROH कैटेगरी के सब्सटेंसेस। वाटर इज HOH। ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर हैं, ये स्थिति है। जो एल्कोहल हैं, एल्कोहल में एल्काइल ग्रुप हैज प्लस आई इफेक्ट, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। और पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करता है ऑन ऑक्सीजन एटम। जब ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी तो रिलीज ऑफ H पॉजिटिव बिकम्स डिफिकल्ट। तो ये H पॉजिटिव इजीली रिलीज नहीं हो पाएगा, जबकि ऐसा कोई ग्रुप वाटर में प्रेजेंट नहीं है। सो एल्कोहल्स आर वीकर एसिड्स, वाटर इज मोर एसिडिक। अब इसका आंसर अगर लिखना हो तो हम लोग कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। एल्काइल ग्रुप इन एल्कोहल्स हैज प्लस आई इफेक्ट। एज ए रिजल्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेस ऑन ऑक्सीजन एटम and release of H positive becomes very difficult. Hence alcohols are less acidic than water. अब अगर एल्कोहल एक स्पेसिफिक दे दिया जाए, जैसे लिख दिया जाए मिथाइल एल्कोहल इज लेस एसिडिक, तो आंसर में एल्काइल की जगह क्या हो जाएगा? मिथाइल ग्रुप। तो हम लोग इसको इस तरह से करेंगे, CH3OH। अब यहां पे मिथाइल ग्रुप हो गया, बाकी सब कुछ वैसे ही रहेगा। अगर मिथाइल की जगह इथाइल कर दिया जाए तो इथाइल ग्रुप हम कह देंगे। इनका प्लस आई इफेक्ट है, एल्काइल ग्रुप्स का पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट होता है, प्लस आई इफेक्ट होता है। एज ए रिजल्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन पे बढ़ जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिनोल्स आर मोर एसिडिक देन एल्कोहल्स। अब फिनोल्स होते क्या हैं? These are called phenols. बेंजीन रिंग के साथ जब OH लगा है, इनको एरोमेटिक एल्कोहल भी कह लीजिए, और ये हो गए एलिफेटिक एल्कोहल्स या सिंपल एल्कोहल्स। ये सिंपल एल्कोहल्स है, आप एल्कोहल कह लीजिए, एंड दे आर फिनोल्स। अब जब हम दोनों की एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करें तो इसके लिए 2-3 फैक्टर्स हैं। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको समझें आप। 2-3 फैक्टर हैं। पहला फैक्टर आप देखें, अगर ये फिनोल H पॉजिटिव रिलीज करेगा तो क्या बनेगा? फिनोक्साइड आयन। अगर एल्कोहल H पॉजिटिव लूज करेगा तो क्या बनेगा? एल्कोक्साइड आयन। फिनोल जब H पॉजिटिव लूज करेगा तो फिनोक्साइड आयन बनेगा। एल्कोहल जब H पॉजिटिव लूज करेगा तो एल्कोक्साइड आयन बनेगा। अब आप देखें, ये जो फिनोक्साइड आयन है ये ज्यादा स्टेबल है, और जो ज्यादा स्टेबल होता है वो ज्यादा इजीली बनता है। या यूं कहें कि इसकी स्टेबिलिटी की वजह से दिस रिएक्शन विल शिफ्ट इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो ये ज्यादा फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगी बिकॉज ऑफ द स्टेबिलिटी ऑफ दिस फिनोक्साइड आयन। अब जब ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी तो H पॉजिटिव का रिलीज ज्यादा इजी है, इट इज मोर एसिडिक। फिनोल के ज्यादा एसिडिक होने का रीजन है फिनोक्साइड आयन की ज्यादा स्टेबिलिटी, मोर स्टेबिलिटी ऑफ द फिनोक्साइड आयन। अब फिनोक्साइड आयन की स्टेबिलिटी ज्यादा क्यों है? फिनोक्साइड आयन की स्टेबिलिटी क्यों ज्यादा है? फिनोक्साइड आयन इज मोर स्टेबल ड्यू टू रेजोनेंस। इट इज मोर स्टेबल ड्यू टू रेजोनेंस। जरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स लिखना आप सीखें, क्या है?
ये फिनोक्साइड आयन है। यहां ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज है, तो इसका मतलब ऑक्सीजन के पास 3 लोन पेयर और 1 बॉन्ड पेयर है। अब इसकी अगर अगली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखूं तो देखिए आप होना क्या है, ये जो लोन पेयर है इट विल चेंज इनटू बॉन्ड पेयर और अगला बॉन्ड पेयर लोन पेयर में चेंज हो जाएगा। आप एक बार इनको देखें, फिर खुद अपनी कॉपी पर लिखने की कोशिश करें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को। अब यहां पे सिंगल बॉन्ड थी डबल हो गई और ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन रह गए 4 और यहां पर आ गया लोन पेयर, ये बॉन्ड पेयर चेंज हो गया लोन पेयर में। बाकी जो अदर 2 बॉन्ड पेयर्स थे वो वैसे ही रह गए। अगली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में ये जो लोन पेयर है इट विल चेंज इनटू बॉन्ड पेयर एंड द बॉन्ड पेयर विल चेंज इनटू लोन पेयर। अब हमारे पास लोन पेयर यहां पैरा पोजीशन पे आया, यहां पर वैसे ही, और ये बॉन्ड पेयर यहां आ गया, ये यहां पहले से ही था। अगली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में दिस बॉन्ड पेयर विल चेंज इनटू लोन पेयर, लोन पेयर बॉन्ड पेयर में और बॉन्ड पेयर विल चेंज इनटू लोन पेयर। तो जो नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो बनी यहां पे आ गया लोन पेयर, यहां पर बॉन्ड पेयर था और यहां पर बॉन्ड पेयर था। अब अगर आप इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को देखेंगे तो यू विल फाइंड कि देयर इज डीलोकलाइजेशन ऑफ द नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज फैला है, स्प्रेड हुआ है और एज ए रिजल्ट ये जो आयन है ये ज्यादा स्टेबल है, जबकि कोई रेजोनेंस एल्कोऑक्साइड आयन में नहीं होगी। देयर इज नो रेजोनेंस इन दिस आयन एंड हेंस इट इज लेस स्टेबल। एक दूसरा फैक्टर आप देखिए, पहला फैक्टर तो मैंने कहा स्टेबिलिटी ऑफ द आयन, जो पहला फैक्टर मैं कह रहा था वो ये था, ये जो आयन बनेगा उसकी स्टेबिलिटी ऑफ द आयन। दूसरा फैक्टर, द सेकंड फैक्टर इज ये जो अल्काइल ग्रुप है इसका प्लस आई इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन पे इंक्रीज होगी, रिलीज ऑफ H पॉजिटिव बिकम्स डिफिकल्ट, जबकि फिनाइल ग्रुप का माइनस आई इफेक्ट है, इट हैज इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग नेचर। जब इसकी इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग नेचर है तो एज ए रिजल्ट रिलीज ऑफ H पॉजिटिव बिकम्स इजी, ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन से विड्रॉ करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन पे कम हो जाएगी, रिलीज ऑफ H पॉजिटिव बिकम्स इजी। तो दो फैक्टर हैं, स्टेबिलिटी ऑफ द आयन एंड द इंडक्टिव इफेक्ट। अब इसका आंसर अगर लिखना है तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, फिनोक्साइड आयन ये स्टेबल है ड्यू टू रेजोनेंस, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आप बना के देखेंगे। एल्कोऑक्साइड आयन में देयर इज नो रेजोनेंस, हेंस फिनोल इज मोर एसिडिक। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। प्राइमरी अल्कोहल्स आर मोर एसिडिक देन सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल्स। प्राइमरी अल्कोहल्स क्या होते हैं? CH2OH, R, CHROH, RCRROH. It is a primary alcohol, it is a secondary alcohol, it is a tertiary alcohol. अल्कोहलिक ग्रुप के साथ वाला जो कार्बन है दैट इज कॉल्ड अल्फा कार्बन। अगर उसके साथ सिर्फ एक अल्काइल ग्रुप है देन इट इज कॉल्ड प्राइमरी, अगर उसके पास दो हैं देन इट इज कॉल्ड सेकेंडरी, अगर उसके पास तीन है देन इट इज कॉल्ड टर्शरी अल्कोहल। या यूं कह लीजिए, अगर प्राइमरी कार्बन के साथ OH अटैच्ड है देन इट इज कॉल्ड प्राइमरी अल्कोहल, अगर सेकेंडरी के साथ अटैच्ड है देन इट इज कॉल्ड सेकेंडरी अल्कोहल, अगर टर्शरी के साथ है देन इट इज कॉल्ड टर्शरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल के पास एक अल्काइल ग्रुप है, एक अल्काइल ग्रुप है, अल्काइल ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट होता है, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट होता है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट होता है। इलेक्ट्रॉन रिलीज किए, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन पे बढ़ी, कार्बन ने फर्दर रिलीज किए, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन पर बढ़ गई, ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी,
H पॉजिटिव का रिलीज डिफिकल्ट हो गया, कम एसिडिक। जरा आगे चलता हूं मैं। एक अल्काइल ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसने ऑक्सीजन पे बढ़ाई, डिफिकल्ट हो गया। दूसरा एल्काइल ग्रुप, और ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई, इट इज डबल डिफिकल्ट, और ज्यादा डिफिकल्ट हो गया। एल्काइल ग्रुप, कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी, कार्बन से ऑक्सीजन पे बढ़ी। एल्काइल ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट, कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी, ऑक्सीजन पे और ज्यादा बढ़ गई। एल्काइल ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट, ऑक्सीजन पे और ज्यादा बढ़ गई। हियर टू रिलीज हाइड्रोजन इट इज ट्रिपली डिफिकल्ट। वाटर के कंपैरिजन में प्राइमरी अल्कोहल कम एसिडिक है, प्राइमरी के कंपैरिजन में सेकेंडरी उससे कम हो गया, टर्शरी उससे भी कम हो गया। सो प्राइमरी अल्कोहल सबसे ज्यादा हुआ इन तीन में, सेकेंडरी उससे कम, टर्शरी उससे भी कम। आई रिपीट माई स्टेटमेंट, प्राइमरी अल्कोहल के पास एक अल्काइल ग्रुप है, प्लस आई इफेक्ट है। दो अल्काइल ग्रुप है सेकेंडरी अल्कोहल में, ज्यादा प्लस आई इफेक्ट है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन के पास। जितनी ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, उतना H पॉजिटिव का रिलीज डिफिकल्ट होगा। ऑक्सीजन के पास जितनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, उतना ये इलेक्ट्रॉन्स विड्रॉ नहीं करेगा, उतना H पॉजिटिव का रिलीज डिफिकल्ट होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगी। ऑक्सीजन पर ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, कम एसिडिक स्ट्रेंथ। तो यहां पे एसिडिक स्ट्रेंथ कम हुई है वाटर के कंपैरिजन में, पर यहां प्राइमरी के कंपैरिजन में आप देखें तो यहां और ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ कम हुई है, यहां टर्शरी में बहुत कम एसिडिक स्ट्रेंथ है। सो प्राइमरी अल्कोहल ज्यादा एसिडिक, ये उससे कम एसिडिक, और ये उससे भी कम एसिडिक। इस आंसर को लिखने के लिए ये देखें आप, प्राइमरी अल्कोहल्स हैव वन अल्काइल ग्रुप अटैच्ड टू द अल्फा कार्बन, सेकेंडरी हैव टू, टर्शरी हैव थ्री। Due to plus I effect of alkyl group, there is more electron density on oxygen atom in tertiary, and release of H positive is most difficult in tertiary and most easy in primary. इन तीनों में अगर आप देखेंगे तो इसमें सबसे डिफिकल्ट है, इसमें सबसे इजी है, एंड हेंस प्राइमरी अल्कोहल्स आर मोर एसिडिक। कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर मोर एसिडिक देन फिनोल, ये इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कार्बोक्सिलिक एसिड ज्यादा एसिडिक है फिनोल के कंपैरिजन में। कार्बोक्सिलिक एसिड RCOOH, it is carboxylic acid. It is phenol. अब जरा देखें, अगर कार्बोक्सिलिक एसिड H पॉजिटिव लूज करता है तो क्या बनेगा? RCO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव, इट इज कार्बोक्सिलेट आयन। और अगर फिनोल H पॉजिटिव लूज करता है, देन इट इज फिनोक्साइड आयन। इट इज फिनोक्साइड आयन। अब कार्बोक्सिलेट आयन भी रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, फिनोक्साइड आयन भी रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, दोनों में रेजोनेंस है। अब जब दोनों में रेजोनेंस है तो ज्यादा स्टेबल कौन है? अगर आप कार्बोक्सिलेट आयन की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को देखेंगे तो इस तरह से आई, RCOO नेगेटिव। इसकी दूसरी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में यहां जो इसके पास पेयर था, इट चेंजेस इनटू बॉन्ड पेयर, एंड द बॉन्ड पेयर चेंजेस इनटू लोन पेयर, तो it becomes oxygen here, it is negatively charged, and here it becomes a double bonded oxygen, it has got 4 electrons here। ये देखें आप लोग, अगर आप इन दोनों स्ट्रक्चर्स को देखेंगे तो both the structures are equivalent। जब दोनों स्ट्रक्चर्स इक्विवेलेंट हैं तो ज्यादा स्टेबल होंगी।
इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर्स हैं तो ज्यादा स्टेबल होंगी। सेकंड फैक्टर एंड द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, अगर आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स दोनों देखेंगे 1 एंड 2 में, तो यू विल फाइंड दैट द नेगेटिव चार्ज लाइज इन द ऑक्सीजन एटम। ये नेगेटिव चार्ज यहां ऑक्सीजन पर है, नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे है। दोनों केसेस में द नेगेटिव चार्ज इज ऑन ऑक्सीजन एटम। जरा फिनोक्साइड आयन की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स याद करें। फिनोक्साइड आयन की जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आप देखेंगे तो ये थी वो। इन स्ट्रक्चर्स में नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन और कार्बन दोनों पे लाई कर रहा है। एक में ऑक्सीजन पर है, बाकी 3 स्ट्रक्चर्स में, दैट इज स्ट्रक्चर नंबर 2, 3 एंड 4, ये रहा नेगेटिव चार्ज। इट इज द नेगेटिव चार्ज ऑन कार्बन, इट इज द नेगेटिव चार्ज ऑन कार्बन, इट इज द नेगेटिव चार्ज ऑन कार्बन। फिनोक्साइड में नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन और कार्बन दोनों पर है। फिनोक्साइड आयन में नेगेटिव चार्ज दोनों पर है, ऑक्सीजन पर भी और कार्बन पर भी, जबकि कार्बोक्सिलिक एसिड में नेगेटिव चार्ज इज ऑन ऑक्सीजन एटम। ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर जब नेगेटिव चार्ज होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा, इट कैन होल्ड नेगेटिव चार्ज बेटर। तो ऑक्सीजन पे जब नेगेटिव चार्ज है तो वो ज्यादा स्टेबल होगा। तो 2 फैक्टर हैं कार्बोक्सिलेट आयन के ज्यादा स्टेबल होने के, एक तो इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर्स बनती हैं, दूसरा नेगेटिव चार्ज दोनों केसेस में ऑक्सीजन पे लाई करता है, जबकि फिनेट में ऐसा नहीं है। सो कार्बोक्सिलेट आयन ज्यादा स्टेबल है, ज्यादा इजीली बनेगा, it will release H positive more easily, hence it is more acidic. It's a very very important question, again a 5-star rated question. अब इस क्वेश्चन को और तरह से भी पूछा जा सकता है, आपसे यूं कहा जा सकता है कि एसिटिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम दे दिया, एसिटिक एसिड इज मोर एसिडिक देन फिनोल। अब जब एसिटिक एसिड है तो फिर आप बात करेंगे एसीटेट आयन की। तो आप यहां जनरल नाम नहीं देंगे कार्बोक्सिलेट आयन, तो आप स्पेसिफिक नाम दे दीजिए एसीटेट आयन, बाकी ऑल अदर थिंग्स विल रिमेन द सेम। एसीटेट आयन इज मोर स्टेबल ड्यू टू रेजोनेंस, और रेजोनेंस की वजह इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर्स एंड द नेगेटिव चार्जेस ऑन ऑक्सीजन एटम। ये 2 रीजन देके ये ज्यादा स्टेबल है, हेंस इट इज मोर इजीली फॉर्म्ड, और ये हो जाएगा आंसर। अगर आपने लिखना है तो आप इस तरह से लिखते हैं, कार्बोक्सिलेट आयन इज मोर स्टेबल बिकॉज इन बोथ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स नेगेटिव चार्ज इज ऑन ऑक्सीजन एटम, ये पहला, एंड बोथ स्ट्रक्चर्स आर स्ट्रक्चरली इक्विवेलेंट, वे आर स्ट्रक्चरली सिमिलर। स्ट्रक्चरली सिमिलर हैं दोनों स्ट्रक्चर्स, तो इस वजह से ये ज्यादा स्टेबल है। और फिनेट में जो नेगेटिव चार्ज है दैट लाइज ऑन कार्बन एटम एंड ऑक्सीजन एटम, कार्बन पर है और थोड़ा सा ये ऑक्सीजन पे है एक स्ट्रक्चर में, बाकी अगर आप सबको देखेंगे तो यहां पे इट इज ऑन कार्बन, तो हेंस कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर मोर एसिडिक। अब अगर मैं ट्रेंड कहूं तो सबसे ज्यादा हुए कार्बोक्सिलिक एसिड्स, उससे कम हुए फिनोल्स, फिनोल्स से कम हुआ वाटर, और वाटर से कम एसिडिक हुए एल्कोहल्स। ये ट्रेंड रहेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे ज्यादा है। रीजन, इनके केस में जो आयन बनेगा कार्बोक्सिलेट आयन वो ज्यादा स्टेबल है। उसके 2 फैक्टर मैंने आपसे कहे, पहला था इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर्स बननी है, और दूसरा हमने कहा द नेगेटिव चार्ज इज ऑन ऑक्सीजन एटम। फिनोल ज्यादा स्टेबल, फिनोल उसके बाद आता है। इस केस में भी जो फिनोक्साइड आयन बनेगा वो रेजोनेंस स्टेबल है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। वाटर HOH, लेकिन अल्कोहल सबसे कम एसिडिक हुआ
क्योंकि इस केस में जो एल्काइल ग्रुप आया उसका प्लस आई इफेक्ट होने से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन पे बढ़ गई। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इस पार्ट को आप बार बार देखें, कौन ज्यादा एसिडिक है, कौन कम एसिडिक है और क्यों है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्लोरोएस्टिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन एसिटिक एसिड। अब जब मैं एसिटिक एसिड की ही बात करूं, इट इज एसिटिक एसिड। अगर मैं एसिटिक एसिड में एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दूं बाई से क्लोरीन, तो क्या इफेक्ट हुआ। अब मुझे पता है क्लोरीन एटम हैज गट माइनस आई इफेक्ट, क्लोरीन का माइनस आई इफेक्ट है, नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट है, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग इफेक्ट है। ये इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ करेगा, कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हुई, कार्बन ने अगले कार्बन से विदड्रॉ किए, अगले कार्बन ने ऑक्सीजन से विदड्रॉ किए, ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन से विदड्रॉ किए, रिलीज ऑफ H पॉजिटिव इजी हो गया। तो यहां पे एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ गई। अब अगर मान लीजिए मैं यहां पे एक और क्लोरीन लगा दूं तो ये और विदड्रॉ करेगा, एसिडिक स्ट्रेंथ और ज्यादा बढ़ जाएगी। अगर एक और क्लोरीन लगा दूं तो ये और ज्यादा विदड्रॉ करेगा, और ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। तो यानी ट्राइक्लोरो सबसे ज्यादा हुआ, ट्राइक्लोरोएस्टिक एसिड सबसे ज्यादा हुआ, डाइक्लोरोएस्टिक एसिड उससे कम हुआ, क्लोरोएस्टिक एसिड उससे कम हुआ, और एस्टिक एसिड सबसे कम हुआ, अगर मैं इनको कंपेयर करूं तो। अब मैं क्लोरीन की बजाय फ्लोरीन की बात कर लेता हूं। फ्लोरीन का इंडक्टिव इफेक्ट क्लोरीन से ज्यादा है, इट हैज मोर माइनस आई इफेक्ट देन क्लोरीन। तो अगर फ्लोरीन होता तो फ्लोरीन और ज्यादा एसिडिक होता। अगर मैं कहूंगा फ्लोरोएस्टिक एसिड, तो वो क्लोरोएसिटिक एसिड से ज्यादा एसिडिक है। और अगर मैं सिर्फ फ्लोरीन के एसिड की बात करूं तो ट्राइफ्लोरो सबसे ज्यादा होगा, डाइफ्लोरो उससे कम होगा, फ्लोरोएस्टिक एसिड उससे कम होगा, एस्टिक एसिड सबसे कम होगा। तो अगर एस्टिक एसिड में मैं सब्स्टिट्यूएंट्स यहां पे लगाता हूं तो उनका जो असर होगा वो क्या होगा। अगर मैंने यहां पे इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप लगाया है तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी, और अगर मैं यहां पे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगाता हूं जिसका प्लस आई इफेक्ट है, फॉर एग्जांपल मैं यहां पे CH3 ग्रुप लगा देता हूं, मिथाइल ग्रुप लगा देता हूं, तो उस केस में एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। आई रिपीट माई स्टेटमेंट, इलेक्ट्रॉन withdrawing group when present on acetic acid increases its acidic strength। ये ध्यान रखें, अगर एक है तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी, दो है तो और ज्यादा बढ़ेगी, तीन है तो और ज्यादा बढ़ेगी, ये आप ध्यान रखें। अब अगर इसी क्वेश्चन को क्लोरोएस्टिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड देन एसिटिक एसिड, इसका अगर आंसर लिखना है तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। क्लोरोएस्टिक एसिड में क्लोरीन एटम हैज negative inductive effect, minus I effect. Electron density decreases on oxygen atom and release of H positive becomes more easy, hence it is more acidic. Let us see the next question now. Acetic acid is a weaker acid than formic acid. It is formic acid, HCOOH. The IUPAC name is methanoic acid. It is methanoic acid. You come to the acetic acid, it is CH3COOH। यहां पे ये जो ग्रुप आया, मिथाइल ग्रुप, एल्काइल ग्रुप, इट हैज गॉट पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई कार्बन पे, कार्बन पे बढ़ी तो ऑक्सीजन पे बढ़ गई, ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी तो रिलीज ऑफ H पॉजिटिव बिकम्स डिफिकल्ट। मिथाइल ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेस ऑन ऑक्सीजन एटम एंड द रिलीज ऑफ H पॉजिटिव बिकम्स difficult, hence acetic acid is a weaker acid than formic acid. Methyl group in acetic acid has plus I effect. As a result, electron density increases on oxygen atom and release of H positive becomes
more difficult. Hence acetic acid is a weaker acid than formic acid. इस तरह से we can write the answer. Let us move to the next question. Alcohols have higher boiling point than hydrocarbons. अब मैं जरा एसिडिक सन से बाहर आता हूं बॉइलिंग पॉइंट की तरफ. बॉइलिंग पॉइंट सॉलिड है, द फोर्सेस आर वेरी स्ट्रॉन्ग. आपने थोड़ा सा इसको हीट दी, एनर्जी दी, इट चेंज्ड इनटू लिक्विड. लिक्विड में द मॉलिक्यूल्स वेंट अवे फ्रॉम वन अनदर, थोड़ा सा एक दूसरे से दूर गए. और व्हेन द फोर्स इज वेरी वीक देन इट बिकम्स अ गैस. जब आपने किसी सॉलिड को लिक्विड में चेंज करना है, मीन्स उसको मेल्ट करना है, या लिक्विड को गैस में चेंज करना है, उसको बॉयल करना है, तो जिस टेम्परेचर पर लिक्विड चेंजेस इनटू गैस, दैट इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट. ये हमें पता है. मुझे अगर एक लिक्विड को गैस में चेंज करना है तो मतलब मुझे उनके बीच की फोर्स को तोड़ना है. जो मॉलिक्यूल्स के बीच की फोर्स है उसको तोड़ना है, so that these molecules become free from one another, they can move anywhere. गैस में the molecules are free to move. और अगर मुझे ये फोर्स तोड़नी है तो इस फोर्स को तोड़ने के लिए जितनी मुझे एनर्जी देनी है वो डिसाइड करेगी इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा. अगर ये फोर्स बहुत स्ट्रांग है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, अगर फोर्स वीक है तो बॉइलिंग पॉइंट कम होगा. अब क्वेश्चन में लिखा अल्कोहल्स के बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, मींस अल्कोहल में फोर्स ज्यादा है. हाइड्रोकार्बन्स का कम है तो हाइड्रोकार्बन्स में कम है. तो अल्कोहल्स में फोर्स ज्यादा क्यों है, सिर्फ इतना सा मुझे डिसाइड करना है क्यों है. अब अल्कोहल्स में क्यों ज्यादा है. अल्कोहल्स के केस में देयर एग्जिस्ट्स, ये अल्कोहल का एक मॉलिक्यूल, ये अल्कोहल का दूसरा मॉलिक्यूल, देयर एग्जिस्ट्स इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. अल्कोहल्स में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रॉन्ग है, दे हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट्स. हाइड्रोकार्बन में कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है तो फोर्स वीक है, बॉइलिंग पॉइंट कम है. सीधा आंसर, इन अल्कोहल्स देयर एग्जिस्ट्स इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. नो सच बॉन्डिंग एग्जिस्ट्स इन hydrocarbons. Hence, alcohols have higher boiling point than hydrocarbons. Let us see the next one question. Carboxylic acids have higher boiling points than alcohols. Carboxylic acids के boiling point ज़्यादा हैं alcohol से. अब reason क्या है? It is carboxylic acid. It is alcohol. Alcohols में there exists intermolecular hydrogen bonding. But carboxylic acids में ये दूसरा मॉलिक्यूल है. It is another molecule. You see here, there is excessive hydrogen bonding. Carboxylic acids में 2 बार हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिख रही है आपको. There is excessive hydrogen bonding. और इस excessive hydrogen bonding की वजह से it exists as a dimer. इट एग्जिस्ट एज ए डाइमर. जितना ज्यादा मॉलिक्यूलर मास होगा उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा. अब जितना मॉलिक्यूलर मास इसका होना चाहिए तो उससे दुगना हो गया, 2 मॉलिक्यूल इकट्ठे जुड़ के डाइमर हो गया. तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स में ड्यू टू एक्सेसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग दे एग्जिस्ट एज डाइमर्स. डाइमर्स है तो उनके बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होंगे एज कंपेयर टू द अल्कोहल्स ऑफ कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास. Carboxylic acids, there is more intermolecular hydrogen bonding, excessive hydrogen bonding. It is more than alcohols. Or due to this hydrogen bonding, they exist as dimers, and hence they have higher boiling points. Let us see the next one. Solubility की बात करते हैं. Solubility of alcohols decreases with increase in molecular mass. अब alcohols में एक अल्काइल ग्रुप है और एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप है. हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है इसकी नेचर है पानी में घुल जाना. इट इज सॉल्युबल इन वाटर. इट इज सॉल्युबल इन वाटर. ये क्यों सॉल्युबल है?
बिकॉज ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेता है। ये जो ग्रुप है इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर, ये नॉन पोलर होता है अल्काइल ग्रुप, ये पानी में डिसॉल्व नहीं होता। अब जब मैं बात कर रहा हूं मिथाइल अल्कोहल की, फिर मैं बात करता हूं इथाइल अल्कोहल की, यहां पे ये ग्रुप छोटा है, अब ये ग्रुप बड़ा हो गया। जैसे जैसे ये ग्रुप बड़ा होता जाएगा तो इस ग्रुप की प्रिडोमिनेंस बढ़ती जाएगी, ये तो उतना ही रहा, OH तो उतना ही रहेगा। अब अगर मैं इससे अगले अल्कोहल की बात करूं तो यहां पे ये ग्रुप और बड़ा हो गया। जैसे जैसे ये ग्रुप बढ़ेगा ये प्रिडोमिनेट करेगा, जब ये प्रिडोमिनेट करेगा तो ये जो इनसॉल्युबल टेंडेंसी है ये इंक्रीज होगी एंड दिस सॉल्युबल टेंडेंसी डिक्रीजेस। सॉल्युबल टेंडेंसी तो कांस्टेंट है, जितनी थी उतनी रहेगी, इनसॉल्युबल टेंडेंसी बढ़ती जाएगी। एज ए रिजल्ट द सॉल्युबिलिटी इन वाटर डिक्रीजेस। Solubility of alcohols in water decreases with increase in molecular mass. रीजन है अल्कोहल्स के पास दो ग्रुप हैं, एक अल्काइल और एक OH ग्रुप। अल्काइल ग्रुप इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर, मैंने कहा इसकी टेंडेंसी नहीं है डिसॉल्व होने की, इस ग्रुप की टेंडेंसी सॉल्युबल होने की है। अब जैसे जैसे अल्काइल ग्रुप का साइज बढ़ेगा तो टेंडेंसी टू गेट डिसॉल्व्ड डिक्रीज होगी, बिकॉज अल्काइल ग्रुप स्टार्ट्स प्रिडोमिनेटिंग, इसका नेचर प्रिडोमिनेट करना शुरू कर देगा। जब ये प्रिडोमिनेट करेगा सॉल्युबिलिटी घटेगी। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ईथर्स आर पोलर इन नेचर, ROR, दे आर कॉल्ड ईथर्स। जनरली इनको हम लोग ROR इस तरह से लिखते हैं और देखने में ये लगता है कि दे आर सिमेट्रिकल हैं तो इनका नेट डाइपोल मोमेंट 0 होगा और दे आर नॉन पोलर, पर ऐसा है नहीं। जैसा हमें लगता है वैसा है नहीं। एक्चुअल में है क्या कि ये जो ऑक्सीजन एटम है इट अंडरगोज sp3 हाइब्रिडाइजेशन लाइक वाटर, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, और ड्यू टू sp3 हाइब्रिडाइजेशन इस ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर हैं, दो बॉन्ड पेयर हैं। अब जब दो बॉन्ड पेयर हैं तो शेप बेंट हो गई, और जब इसकी बेंट शेप है तो इसका नेट डाइपोल मोमेंट होगा। तो जो मेन रीजन है वही है कि द ऑक्सीजन एटम अंडरगोज sp3 हाइब्रिडाइजेशन, और इस sp3 हाइब्रिडाइजेशन की वजह से इट हैज गॉट बेंट शेप, और बेंट शेप की वजह से इट हैज गॉट नेट डाइपोल मोमेंट एंड हेंस इट इज पोलर इन नेचर। दो बॉन्ड पेयर हैं, दो लोन पेयर हैं, और इन लोन पेयर्स की वजह से इट हैज गॉट बेंट शेप और इट हैज नेट डाइपोल मोमेंट होगा, तो ये पोलर होगा। तो ये जो 10 रीजनिंग क्वेश्चंस हैं आप इन्हें अच्छे से कर लें, इनको अपनी नोटबुक पे नोट कर लें। उसके बाद हम कल अगले 10 रीजनिंग क्वेश्चंस की बात करेंगे और ऑर्गेनिक के मोस्टली रीजनिंग क्वेश्चंस आपके इन्हीं में कवर हो जाएंगे। अगर आपको फिर भी किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप मुझे जरूर भेजें। थैंक यू वेरी मच।